गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को बाल अपराध के बारे में आगे बताने जा रही हूँ। पिछली बार हमने बाल अपराध के कारणों की चर्चा की थी। आज हम बाल अपराध की रोकथाम एवं उपचार के भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही ज्वलंत विषय है जिसके बारे में हम सबको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, बाल अपराध की रोकथाम एवं उपचार। ये हम जानते हैं कि बाल अपराध एक सामाजिक रोग है और इसकी वजह से बहुत सारे किशोरों की जो स्थिति है आज की तारीख में वे काफ़ी गंभीर होती जा रही है। तो इस पर नियंत्रण पाना बहुत ही ज़रूरी है। जो मुख्यतः विधियां काम में ली जाती हैं वे हैं लीगल मेथड्स यानी वैधानिक उपाय, साइकोलॉजिकल मेथड्स यानी मनोवैज्ञानिक विधियां। इसके बाद आपके आते हैं परिवार, समाज और स्कूल के प्रयास, एफर्ट्स ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड स्कूल। और फिर आते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधियां, साइको एनालिटिकल मेथड्स। तो ये 4 कैटेगरीज़ में हम जो भी विधियां हैं या जो भी आपके तरीके हैं जिनसे बाल अपराध के बारे में थोड़ा रोकथाम और उनका उपचार किया जा सकता है, उनके विषय में हमने इनको 4 कैटेगरीज़ में विभाजित कर दिया है। तो हम बात करते हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल मेथड्स यानी वैधानिक उपायों की। सबसे पहले बात करेंगे प्रोबेशन होम्स, प्रशिक्षण गृह। प्रोबेशन होम्स, इसकी स्थापना जो है 1958 के कानून, प्रशिक्षा कानून के तहत की गई थी और इस प्रोबेशन होम में एक प्रशिक्षण अधिकारी यानी प्रोबेशन ऑफिसर होता है। वह गृह पूरे उसकी देखरेख में चलता है और प्रशिक्षण अधिकारी जो होते हैं वे बाल अपराधियों के साथ एक बड़ा ही मित्रवत व्यवहार रखते हैं, उनको सही मार्गदर्शन देते हैं, उनको दैनिक जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनके निःशुल्क भोजन, आवास, चिकित्सा के बारे में चिकित्सा आदि की सारी सुविधाएं जो है सरकार उपलब्ध कराती है। और इसमें जो बाल अपराधी हैं इन पर पूरी नज़र रखी जाती है। जो प्रोबेशन ऑफिसर्स होते हैं वह उनका ध्यान भी रखते हैं और साथ साथ उन पर नज़र भी रखते हैं। अगर वह गलत कार्य वहाँ भी करते हैं तो वहाँ पर भी उनको डिसिप्लिन किया जाता है। इसमें जो है देखा जाता है कि बाल अपराधियों की आदतों में काफ़ी सुधार आ जाता है जब वे प्रोबेशन होम में रहते हैं। मगर कुछ बाल अपराधी जो हैं इतने दिशा निर्देश और मार्गदर्शन के बावजूद, अच्छे मित्रवत व्यवहार के बावजूद भी नहीं सुधर पाते हैं। तो ये थोड़ा उनके साथ और थोड़ी डिसिप्लिन किया जाता है उनको, और प्रोबेशन होम में प्रोबेशन ऑफिसर उनका ध्यान रखते हैं। दूसरा आपका आता है रिफॉर्मेटरी स्कूल, सुधार स्कूल जिसको हम बोलते हैं। एक था सुधार स्कूल एक्ट। सुधार स्कूल एक्ट 1897 का जो रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट बना था उसके तहत राज्य सरकारों को सुधार विद्यालय चलाने का अधिकार दिया गया। तो पहले तो क्या था, इसमें केवल 15 वर्ष तक के ही जो बाल अपराधी होते थे उनको रखा जाता था, मगर अब जो है 18 वर्ष तक के जो बाल अपराधी होते हैं उनको इस सुधार स्कूल में रखा जाता है। इन स्कूलों में केवल उन्हीं बाल अपराधियों को भेजते हैं जिन्हें अदालत से रखने के लिए निर्देश मिलते हैं, और इनको कम से कम 3 वर्ष के लिए रखा जाता है सुधार स्कूल में, या
अधिकतम 7 वर्ष के लिए रख सकते हैं। सुधार गृहों का मुख्य कार्य जो है बालक को अपराध प्रवृत्ति से मुक्त कराना है और उसको जो नॉर्मल लाइफ वह आगे जी सके उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार करना है। अब इस जो सुधार स्कूल है इसमें उनको बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ एक व्यावसायिक एजुकेशन भी होती है, वोकेशनल एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, उसका कुछ जानकारी, कुछ प्रशिक्षण आदि दिए जाते हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, चमड़े का सामान आदि, या कुछ टेक्निकल ठीक करने की चीज़ें आदि का भी इनको ज्ञान दिया जाता है ताकि वे थोड़े स्वावलंबी बन सके और इस सुधार स्कूल से निकलने के बाद उनके पास कमाने का भी कोई एक साधन हो। तो इस तरह से इनको सुधार स्कूल में अपने रखा जाता है और कई स्टेट्स में सुधार स्कूल की जो प्रोविज़न है वह है। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स के अलग अलग होते हैं, लड़के लड़कियां अलग अलग सुधार स्कूल में रहते हैं और उनमें भी अगर किसी ने बहुत सीरियस क्राइम किया है तो वो उनमें बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ जिन्होंने छोटे क्राइम किए हैं उनके साथ नहीं रखा जाता। फिर आती है नेक्स्ट आपकी बोस्टल संस्थाएं, मतलब बोस्टल इंस्टीट्यूशन। बाल अपराधियों के सुधार में बोस्टल संस्थाओं में उन बाल अपराधियों को रखा जाता है जिनकी 18 से 21 वर्ष तक की उम्र होती है और कम से कम 2 वर्ष या मैक्सिमम 5 साल के लिए इनको रखा जाता है इस बोस्टल इंस्टीट्यूशन में। ये बोस्टल स्कूल्स जो हैं शुरू में इंग्लैंड में 1902 में बालकों को सुधार गृह के रूप में स्टार्ट किए गए थे। अब भारत में भी कई बोस्टल स्कूल्स की स्थापना हो चुकी है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं बोस्टल संस्थाएं, जिसमें एक तो होती हैं बंद बोस्टल संस्थाएं जो बिल्कुल ही एक जेल की तरह ही होते हैं और चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, और एक होती है खुली बोस्टल संस्थाएं, ये कैंप के भांति होते हैं। यहाँ पर ऐसी दीवारों का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है पर और बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी नहीं होता है, उनके ऊपर बहुत प्रतिबंध भी नहीं होते हैं, बल्कि उनको एक प्रकार की मॉरल नैतिक एजुकेशन दी जाती है और काफ़ी प्रशिक्षण भी दिया जाता है इन खुली बोस्टल संस्थाओं में। फिर इसके बाद आपके आते हैं ये जुवेनाइल कोर्ट। भारत में 1960 में बाल अधिनियम पारित किया गया था। इसके अंतर्गत बाल अपराधियों के लिए अलग से बाल न्यायालयों की स्थापना की गई। तो यहाँ पर उस तरह से डरावना सा माहौल नहीं होता है और अक्सर यहाँ पर महिला न्यायाधीश ही होती हैं और जो है उनको अच्छी तरह से वो डील करती हैं और जो भी जज होते हैं वो डील करते हैं और जब उनको अच्छी तरह से पता चल जाता है कि भाई उनके दोषी होने का क्या कारण है तो उनको सुधार गृहों में, बोस्टल संस्थाओं में या प्रशिक्षण घरों में सुधार हेतु भेज दिया जाता है। फिर आते हैं आपके प्रमाणित स्कूल यानी सर्टिफाइड स्कूल्स। इन स्कूलों में उन बाल अपराधियों को रखा जाता है जिनकी मतलब जो उनकी आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम होता है या छोटे होते हैं। ये स्कूल सुधार स्कूल का ही परिवर्तित और सुधरा हुआ रूप है। यहाँ पर 2-3 वर्ष के लिए बालकों को रखा जाता है। यह 2 एज ग्रुप्स के होते हैं, एक होते हैं 10 से 12 वर्ष के बालकों के लिए और एक होता है 12 से 16 वर्ष के बालकों के लिए, और इनको साथ साथ नॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, साथ साथ इंडस्ट्रियल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग और घरेलू कार्य भी सिखाए जाते हैं। फिर आती हैं आपके आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशंस, उत्तर रक्षा संस्थाएं। बाल अपराधी को दंड की अवधि पूरा होने से पहले ही उसको अपने संरक्षण में लेकर सुधारने का प्रयास उत्तर रक्षा संस्थाओं द्वारा किया जाता है। यहाँ पर वही बाल अपराधी आते हैं
जिन्होंने कुछ समय सुधार संस्थाओं में पूरा कर लिया है, कम से कम 6 मंथ्स का समय पूरा कर लिया है। और उनको लगता है, जो अधिकारी प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं, उनको लगता है कि बालक में काफ़ी सुधार आ गया है और अब जो है ये अच्छी ट्रेनिंग पा करके बाहर मतलब समाज के लिए तैयार हो जाएगा। तो उनको उत्तर रक्षा संस्थाओं में रखा जाता है और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। फिर आता है आपके किशोर गृह एडोलेसेंट होम्स। उपेक्षित बालकों को सुधारने के लिए इस प्रकार के गृहों की व्यवस्था की गई है। यहाँ लंबी अवधि तक कठोर अनुशासन में रखा जाता है। जो ज़्यादा सीरियस क्राइम करते हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है और लंबे समय तक रखा जाता है। पोषण गृह एवं सहायक गृह, फॉस्टर होम्स एंड ऑक्सिलरी होम्स। यहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है जिनकी आयु 10 वर्ष से कम होती है तथा वे बच्चे जो अनाथ भी होते हैं, सड़कों पर आवारा घूमते रहते थे, भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। ऐसे बालक अपराधी ना बने या उनकी संभावना अगर है तो इनको इस टाइप के फॉस्टर होम्स या ऑक्सिलरी होम्स में रखा जाता है, जहाँ पर उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और उनकी अगर थोड़ी बहुत उनमें गलत आदतें डल गई हैं, कुछ अपराध करने की प्रवृत्ति हो गई है, तो उनको भी छुड़ाया जाता है और उनको थोड़ा बहुत उनकी एज के हिसाब से ट्रेनिंग भी दी जाती है। फिर आते हैं विशेष गृह, स्पेशल होम्स। किशोर अधिनियम 1986 की धारा 10 के तहत राज्य सरकार द्वारा विशेष गृह की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है। इसमें भरण पोषण, आवास, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास, तो इसकी भी व्यवस्था की गई है। अब आखिरी में है अखिल भारतीय अपराध निवारण समिति, ऑल इंडिया डेलिंक्वेंसी एलिमिनेशन कमेटी। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और यह समिति राष्ट्रीय स्तर पर अपराध निवारण हेतु कार्य कर रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय इसको मान्यता भी है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे मान्यता दे दी है और किशोरों को अपराध कम करने हेतु यह अपने महत्वपूर्ण सुझाव देती है और जनता और पुलिस के बीच जनसहयोग बढ़ाने में जो है काम करती है। महिला थानों, महिला पुलिस की व्यवस्था कब होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, उस पे भी ये अपने विचार सुझाव देती रहती है। तो ये इम्पोर्टेंट है अखिल भारतीय अपराध निवारण समिति। तो ये जो आज हमने बात की है भाग 1 में, मतलब अब बाल अपराध की रोकथाम और उपचार का भाग 1, इसमें आज हमने लीगल मेथड्स की बात की है। अब अगला जो भाग 2 है उसमें हम फिर बाकी जो परिवार, समाज, स्कूल, साइकोलॉजिकल, साइको एनालिटिकल मेथड्स हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।